अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्ट्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। आसान था, किसी को कोई मसला नहीं, किसी को कोई मसला नहीं। रिक्वायरमेंट क्या? बस प्रोडक्शन प्लान, हाउ LPL कैन ऑप्टिमाइज। क्या कर अरे इधर इधर भी ना, सिर्फ इधर ही नहीं, इधर इसमें जो कंपोनेंट हैं उनकी एनुअल डिमांड में मसला हो सकता है। वो 5000 है। प्रोडक्ट डेल्टा है और उस डेल्टा की डिमांड 5000 है, जबकि प्लान डेल्टा का नहीं करना, प्लान PQR क्या करना है। तो PQR के जो यूनिट्स हैं वो डेल्टा के 5000 से मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। इस तरह एनुअल डिमांड निकलेंगे। बाकी सारा कुछ गिवन है। ये एनुअल डिमांड ही एक बात थी जो मुझे बतानी लग रही थी ज़रूरी। बाकी आपने कुछ पूछना है तो पूछा। जी ऑटम 21 क्वेश्चन 2 पे नहीं तो मैंने तो सारी अंग्रेजी ही पढ़ के बताई थी। नहीं मैंने अपने पास से तो नहीं बताया ना, इंग्लिश ही पढ़ के बताया था, वहीं से मतलब निकाल के दिया था। क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, अभी आपने सारे टॉपिक सीख लिए, इनके सवाल कर लिए, अब आपको समझ आएगी। वो तो सवाल पहली दफा सामने आए थे, सारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। फिर फरवरी में बैठ के आपने सारे सवाल, काफी सारे सवाल दोबारा करने है जी। नहीं आप मैं जो क्लास वर्क होमवर्क बताएं सारे आपने करने। देखें अगर मैं आपको ये बताऊंगा ना कि ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, एक कट स्टूडेंट ने अपना भी लगाना होता है कि जो सर ने बताए इनमें से 70% मैंने करने हैं। क्या हुआ? मैं कोई रिवीजन प्लान नहीं देता। जो आपने पढ़ा है, जो बेहतर यह है कि जिस तरतीब से पढ़ा है उससे उल्टा चलना शुरू कर दें, टाइम कम लगेगा इससे। जो क्लास वर्क होमवर्क कराए हैं वो ऑलरेडी सारे अच्छे ही थे जो कराए हैं, तो वो सारे करने, वही सारा का टारगेट रखें आप, उसमें से जितने भी हो जाएं। हाँ आपको रिवीजन करते हुए अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत आसान सवाल थे, जैसे अब ये सवाल है
ये आसान है, ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल बेशक ना करना, लेकिन ये तो आपने इंडिविजुअल ने फैसला करना है कि ये वाला सवाल आपके करने वाला है या नहीं है। किसी को कोई चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगा होगा तो वो उसके ज़्यादा सवाल करे, किसी को कोई चैप्टर आसान लगा होगा तो वो उसके बेशक कम कर ले। तो ये तो स्टूडेंट ने फैसला करना है जी। कौन से? अच्छा, हाँ मैंने सारे ही कराए यार, इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी कराया है। पहले नहीं मिलती थी, अब मिलेगी। हाँ, सब पे सही फोकस करना है। इंग्लिश पढ़ के पता लगेगा, टेबल से ऊपर ईच कंपोनेंट मतलब एक कंपोनेंट। पी क्यू आर कंपोनेंट्स हैं, इनके लिए वर्ड यूज हुआ है, पहले पैराग्राफ में वर्ड यूज हुआ है। 1 यूनिट ऑफ डेल्टा इज असेंबल्ड फ्रॉम 3 कंपोनेंट्स। पी क्यू आर को कंपोनेंट्स कहा जा रहा है, और हमने सवाल सॉल्व भी पी क्यू आर के लिए ही करना है। पी क्यू आर ही की मेक कॉस्ट और बाय कॉस्ट का कंपैरिजन करना है। तो पी क्यू आर के लिए कंपोनेंट का वर्ड यूज हुआ है, और यही इस टेबल से ऊपर लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमें जिन पी क्यू आर का सवाल करना है, ये उन्हीं का पर यूनिट डाटा दिया हुआ है। ये तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं, वेरिएंस में भी ऐसे ही होता था। फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों ही होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स दोनों होते हैं। अगर फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग नाम बता दिए तो फिर तो नाम से पता चल रहा है, वरना अगर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड है तो दोनों शामिल है। ये काम वेरिएंस में भी बहुत दफा किया है कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड में से वेरिएबल तोड़ने अगर, तो फिक्स्ड माइनस करने पड़ेंगे। स्प्रिंग 19 में और कोई सवाल? जी जी। एक पी पे पी के 2 यूनिट्स पे 2 कंपोनेंट लगने हैं डेल्टा पे, और इसी तरह 2 तो हम हमेशा ही पर यूनिट करके फैसला पी क्यू आर का हो रहा है। पी का फैसला हम जब पी का मेक और बाय का फैसला कर रहे हैं, तो इसमें यह देख रहे हैं कि पी का एक यूनिट कितने का खरीदते हैं, कितने का बनाते हैं। इसमें यह देखना है कि पी से आगे और क्या क्या हमने प्रोडक्ट बनाना है। बात सिर्फ पी के खरीदने बनाने की हो रही है, तो इसलिए पी क्यू आर इनका जो भी डाटा है वो पर यूनिट पी और क्यू और आर के यूनिट की बात कर रहा हूं। यानी अगर ये मटेरियल किलोज में होते तो मैं इनके पर केजी की बात कर रहा हूं। हम इनको एज अ 1 यूनिट लेके कह रहे हैं कि इसको बनाएं या खरीदें। डेल्टा की तो बात ही नहीं हो रही बीच में। डेल्टा वो प्रोडक्ट है जिससे हम ये जो इन तीनों से बनाते हैं। डेल्टा बनाने का डिसीजन नहीं हो रहा, डिसीजन ये हो रहा है कि जो पी क्यू आर हैं ये हम अपनी ही एक और फैक्ट्री में बना लेते होते हैं, तो बनाएं या खरीदें। जी तो फिर ये एक बेकार सवाल होगा, फिर ये काम, ये रैंकिंग का काम ही खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, तो इस तरह का सवाल नहीं होगा ना, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्री बंद करनी है। अगर फैक्ट्री टोटली बंद हो जानी है फिर सारे के सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हाँ खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, 2 फैक्ट्रीज हैं इसके पास। हाँ अच्छा, अब ये जो पी क्यू आर है, फिर सवाल का डाटा इस तरह का ना होता, फिर वो कंटिन्यू शटडाउन की बात आ जाती, फिर वो इस तरह से कवर होता सवाल। एक में मतलब कि मेक की ऑप्शन की प्राइस ज्यादा होती है तो वो सीधे सीधा बाय कर लेते हैं, बाकी उसकी रैंकिंग उसको रैंकिंग में आगे लेके ही ना जाते। कंटिन्यू और शटडाउन, तो जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें या शट डाउन कर दें, तो क्या कर दें? शट डाउन कर दें।
दो ऑप्शन हैं, एक कंटिन्यू करने की ऑप्शन है, एक शटडाउन की ऑप्शन है। तो हो सकता है दोनों ऑप्शंस में टूटा फूटा सही लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? और अगर दोनों में ही लॉस है, बस ये हो गई डिसीजन मेकिंग, कर लिया आपने। तो ये असल में तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, असल में ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू, काफी इयर्स तक। तो ये होता तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। वो आप जब एमएफए में, जो आप में से कोई जाएगा एमएफए में, अगर बीएम पास है तो फिर तो नहीं जाएगा, तो उसमें फिर ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और बीएफडी में भी फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन है। तो वहां पर इसके सवाल भी हाँ हैं, लेकिन अभी चूंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है आपके स्कोप में, तो ये अगर टेस्ट होना भी हुआ तो 1 साल के कॉन्टेक्स्ट में ही टेस्ट होगा, यानी डाटा बस 1 साल का, और उस 1 साल के हिसाब से सोच के करना होगा। और करना क्या होगा, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। दोनों ऑप्शंस पे अपनी अपनी रेलिवेंट आइटम्स निकालेंगे। दोनों ऑप्शन की रेलिवेंट आइटम्स कंपेयर करेंगे और वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो बेहतर है। एक सवाल करा देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ, बस खत्म। क्या फर्दर प्रोसेसिंग रह जाएगा, फिर सीवीपी करना है। सीवीपी है बहुत हैवी, सीवीपी है जब तक पूरा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद फिर एक दो टॉपिक वो फड़काने हैं। अगले पहले कैफ 8 था, अब कैफ 3 है। बच्चों का फर्क है क्यों? ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी उस पेपर में 9 सवाल थे। ऑटम 2015 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी जी, रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग चल रही है ना। ये सवाल जो है ना, इसके कोई स्टेप्स नहीं है, यानी इसमें कुछ जिस तरह लिमिटिंग फैक्टर था या जैसे वो मेक और बाय था, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये जनरल सा सवाल है, इसमें सवाल का डाटा देख के पता चलेगा क्या करना है। सिर्फ इतना ही बता सकता था कि एक कंटिन्यू ऑप्शन होगी, एक शट डाउन ऑप्शन होगी। अच्छा, कंटिन्यू भी हो सकता है 2-3 तरह की ऑप्शन हो, कि ऐसे कंटिन्यू कर लें कि ऐसे कंटिन्यू ऐसे कर लें। जितनी ऑप्शंस हैं सवाल में देखना पड़ेगा क्या रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, और उसकी बेस पे फैसला होगा। यानी कोई स्टेप्स नहीं है, ये जनरल सा डिसीजन मेकिंग का सवाल है। ये सवाल पढ़ के ही पता चलता है कि क्या करना है। सवाल पढ़िए, मैं करता हूं फिर।
अच्छा, कल मैंने कॉस्ट की एक्स्ट्रा क्लास रखी है सुबह। साढ़े 10। अगर हम 93 ही पढ़ेंगे तो 94 कैसे पढ़ेंगे सुबह वाली? अगर आप एक्स्ट्रा क्लास में अगर हम आ भी जाते हैं नहीं तो मैं आपको, आप अपनी क्लास पे आए ना, आप शाम में आए। आप अपनी रेगुलर पहले शाम में 93 पढ़िएगा, 94 यूट्यूब पे देख लीजिएगा।
हाँ जी जी जी, पढ़े पढ़े। चले ठीक है, पढ़ लिया। In May 2015, Board of Directors of Sahil had decided बात खत्म हो गई, फिर had decided क्या डिसाइड किया है? टू क्लोज वन ऑफ एसएल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट की आप मिसाल समझ लीजिए एक पूरी फैक्ट्री, ब्रांच, फैक्ट्री, डिवीजन, यानी अगर जैसे कॉलेजेस की बात है तो आप समझें एक पूरा कैंपस। तो एक बिजनेस फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ऑपरेटिंग सेगमेंट। एसएल ने फैसला किया है कि ये जो सेगमेंट जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर क्लोज कर देंगे। ये फैसला हो चुका हुआ है और इसी बुनियाद पे चूंकि बिजनेस का इस फैक्ट्री से करने वाला आखिरी साल है तो उसका बजट दिया हुआ है। लेकिन चूंकि ये फैसला हो गया था कि एक साल में फैक्ट्री बंद कर देंगे और ये खबर लीक हो गई तो स्किल्ड वर्कर्स ने कंपनी छोड़ दी। अब एक साल काम करना था, वो एक साल भी पूरा करना मुश्किल लग रहा है। मैनेजमेंट के पास अब दो अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव ये है कि साल बाद तो यहाँ से जाना ही है, टिकटें साल बाद की करा ली हैं। अब इस साल में क्या करें? या तो हम यहाँ से उठ जाएं और ये फैक्ट्री किसी को किराए पे दे दें, या फिर हम ही किसी तरह बाहर से कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर लाएं और बस किसी तरह एक साल गुजार लें। ये मैंने क्वेश्चन के शुरू से लेके टेबल के नीचे 2 बुलेट पॉइंट्स तक बताई है बात, अदर इन्फॉर्मेशन से पहले यहाँ तक जितनी अंग्रेज़ी लिखी है ये पढ़ के आपको ये मतलब जो नहीं मैंने बताया समझ नहीं आ रहा तो पूछे, मैं फिर आपको एक एक सेंटेंस की उर्दू बताता हूँ। जी ये डिसीजन आएगा कि अगले साल बंद करें या अभी बंद करें? नहीं, हमने बंद अगले साल ही करना है। फैसला ये करना है कि हम अभी के अभी खुद चले जाएं और ये फैक्ट्री यहाँ है किसी को किराए पे दे जाएं या खुद ही फैक्ट्री साल और रन कर लें। हमने जाना साल बाद, ये बिल्डिंग गिरानी है, क्या करना है, बेचना है, जो भी करना है वो साल बाद करना है। ये सारा सेटअप क्लोज कर देना है साल बाद। जी 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 बिल्कुल, फॉर 1 ईयर, क्योंकि हैड डिसाइडेड के साल बाद चले जाना। तो आप सिर्फ ये देखना है कि जो सारी बिल्डिंग हमने डिस्पोज ऑफ करनी थी, करनी तो साल बाद है, क्या अभी खुद ही इसको इस्तेमाल कर लें या किसी को किराए पे दे दें। ये है डिसीजन कि एक साल बाद बंद तो कर ही देना है, लेकिन अभी खुद इस्तेमाल करें या ऑपरेशंस अपने अभी क्लोज डाउन करके किसी को किराए पे दे के साइड पे हो जाए। दी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल से ऊपर तक जितनी अंग्रेजी लिखी है ये मैंने आपको उसकी कहानी बताई है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछें। जी वो पूरा नहीं हो सकेगा, नहीं पूरा से मुराद, हाँ हाँ जी सही। वो तो ऑप्शन नहीं ना, वो तो हमने सोचा था अगला साल ये होगा। अब वो बजट तो बहुत सोच समझ के बनाया था लेकिन लोगों ने छोड़ दिया, तो अब वो प्रैक्टिकल नहीं रह गया वो। जी कि एक साल बाद, और एक साल बाद जाना है ये कंफर्म है, हैड डिसाइडेड। अब सिर्फ ये देखना है कि साल बाद जो जाना है उससे पहले इस साल को कैसे गुजारें। क्या ये बिल्डिंग खुद इस्तेमाल करके फैक्ट्री चलाएं या ये बिल्डिंग किसी को किराए पे दे जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से ऊपर तक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
पॉइंट नंबर 1, मैनेजर को लगता है कि अगर हमने प्राइस वही रखी जो अभी, तो हम सिर्फ 30,000 यूनिट्स बेच पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस कम कर ली तो फिर 40,000 यूनिट्स बेच पाएंगे। बस बाकी बाद में। रिक्वायर्ड, एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कितनी ऑप्शंस को कंपेयर करूँ? 3 ऑप्शंस हैं। ये 3 ऑप्शन हैं। शुरू में टेबल के नीचे 2 बुलेट पॉइंट दिए हैं, वहां से 2 ऑप्शन ही बन रही हैं, लेकिन ये जो मैनेजर ने मशवरा दिया है पॉइंट नंबर 1 में, यहाँ से एक और ऑप्शन बनी। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अभी 2 रास्ते हैं, या तो शट डाउन कर दें और रेंट पे दे दें, या कंटिन्यू कर लें। अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर आगे 2 बातें, या तो सेम प्राइस रख लें या 90 रुपये रख लें। तो इस तरह से 3 ऑप्शन। क्या हाँ, अब 50 वाली बात तो खत्म हो गई ना। अब या तो सेम कंटिन्यू किया तो 30,000 यूनिट्स बेचेंगे, 90 रुपये रखे तो 40,000 यूनिट्स बेचेंगे। तो इन 3 ऑप्शंस में से बताना है कि बेस्ट कौन सी है जी। क्या प्राइस सेम, ये उससे क्या होगा? 30,000 यूनिट्स होंगे। करंट सेल प्राइस क्या है वो देखते हैं ना, देखते हैं। अच्छा, जिन ऑनलाइन स्टूडेंट से यही बात स्किप हो गई थी, सवाल कौन सा करने लगे और आप कौन सा पढ़ रहे थे, हम इस वक्त ये करने लगे। ऑर्डर 15 क्वेश्चन नहीं, वो बोलने में ना वो बाज़ वक़्त नंबर आगे पीछे हो जाता है तो नहीं समझ आया होता। 3 ऑप्शंस हैं, इनको कंपेयर करना है। पहले पैराग्राफ से इतना पता चल रहा है कि बजट 50,000 यूनिट्स का बनाया था, ताकि हमें इस टेबल में से कुछ फिगर्स ढूंढनी पड़े तो ये पता चल जाए कि ये 50,000 यूनिट्स की फिगर्स हैं। उसके बाद रूमर्स वाला पैराग्राफ आ गया। पहला बुलेट पॉइंट, क्लोज दी सेगमेंट इमीडिएटली एंड रेंट आउट। 40,000 पर मंथ रेंट इनकम आएगी। 40,000 इंटू 12। अच्छा, यहाँ पर उसको इनकम लिखूं और यहाँ वो रेंट इनकम नहीं आ सकेगी तो उसको कॉस्ट लिख लूं? क्यों नहीं? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन में अलग अलग ऑप्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने फिर उनके एंड आंसर को कंपेयर करके फैसला करना है। इस सूरत में एक ऑप्शन को करते हुए दूसरे का ना होना या सेविंग या कुर्बानी नहीं दिखाना है जी। हाँ, अगर सॉल्यूशन में हम एक ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फिर उसको करते हुए और जो जो नहीं हो रहा होगा उसको फिर एज अ कुर्बानी या सेविंग दिखाना है। और ये कुर्बानी या सेविंग में ना ये कंफ्यूजन बातों का हो जाती है सवालों में। सेविंग हमने उस खर्चे को एज अ सेविंग दिखाना है
जो डिसीजन अभी इस वक्त कर रहे हैं, इससे पहले वो खर्चा होने ही वाला था, इसकी वजह से बचेगा। वो सेविंग नहीं है कि हमने और 200-400 काम सोचे हुए थे, उनमें ये काम करते तो पेनल्टी पड़ती, वहां जाते वहां मार पड़ती, वहां जाते वहां गलती होती, शैतान वसवसे डाल रहा था, उसकी तरफ जाते ऐसा होता। अब वो सब नहीं कर रहे, तो सारी सेविंग है। ये सेविंग नहीं है। हम जो डिसीजन कर रहे हैं उससे पहले जो हमारा बिजनेस चल रहा था, इस डिसीजन पॉइंट पे जहां खड़े, इससे जस्ट पहले हमारा जो जैसा बिजनेस चल रहा था, उस पे जो खर्चा होने वाला था, वो अगर इस जॉब की वजह से बचेगा, इस डिसीजन की वजह से बचेगा, तो वो सेविंग होती है। दूसरा बुलेट पॉइंट, अच्छा दूसरा बुलेट पॉइंट तो पॉइंट 1 में आके दोबारा डिस्कस हो गया। पॉइंट नंबर 1, फर्दर इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, यहां से क्या मिलेगा? सेल्स। तो सेल्स इन दोनों में आएगी ना, और यहां पर लॉस्ट आ जाएगी। यहां पर सेल्स होंगी और यहां पर सेल होगी जो अभी करंट प्राइस है। करंट प्राइस कितनी है? ऊपर टेबल से पता चल रहा है कि 50,000 यूनिट्स का बजट था और 5 मिलियन रुपए सेल थी, तो एक यूनिट 100 रुपए का। $3 मिलियन, और अगर हम सेल प्राइस कर दें 90 रुपए, तो सेल्स हो जाएंगे 40,000। कौन सी क्लास में बेटे? नहीं मेरे बेटे, आपको क्या आप पूछिए, किसी और रूम में हो रही होगी। इसमें क्या हंसने वाली क्या बात है? एक मिनट पॉज करना यार। पॉइंट नंबर 1 है जी, करवा दिया नहीं कह रहे हो, करवाएं? हाँ क्या जी, क्या नहीं सवाल चल रहा है अभी। अच्छा, आप जब जैसे कुछ जनरल भी सवाल है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हम कुछ ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर तो उनमें कोई बहुत ही डिफरेंट तरह की या बहुत मुश्किल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जैसे कल भी हम एक्चुअली 2 ऑप्शन ही कंपेयर कर रहे थे, लेकिन वो एक फुल फ्लैग सवाल वाली मेहनत थी, उसमें पहले रैंकिंग निकालनी है, फिर तो उसमें तो हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करें। लेकिन अगर एक कॉमन डाटा से मिलती जुलती आइटम्स मुख्तलिफ ऑप्शन में जा रही हैं, तो टाइम बच जाएगा अगर सारी ऑप्शंस आप अलग अलग पेज पे एक साथ ओपन कर लें। उससे सवाल बार बार पढ़ने का टाइम बच जाएगा। वरना अगर पूरा सवाल पढ़ के पहले एक ऑप्शन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे के लिए दोबारा सवाल पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये 3 पेजेस ओपन कर लिए। तो आप भी ये 3 पेजेस ओपन कर लें, और अब ये तीनों ऑप्शंस हम चलाने लगे। हो सकता है पूरा पेज ना लगे, हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 तक। पॉइंट नंबर 2, 25,000 किलो मटेरियल जो हमें चाहिए वो पड़ा हुआ है। बाकी बातों पे बाद में आता हूँ। ऊपर टेबल में देखें, 50,000 यूनिट्स का बजट है और उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि 1 यूनिट के लिए 1 किलो चाहिए।
इसके लिए कितने किलो चाहिए? 40,000 किलो, 30,000 किलो। चल, पॉइंट नंबर 2, 25,000 किलो पड़ा हुआ है स्टॉक में। इस पड़े हुए का क्या करना है, ये आगे उसकी कहानी लिखी हुई है सारी। तो जो इसके अलावा और चाहिए वो खरीद लेंगे। कितने का खरीदेंगे? कहाँ लिखा 19? 950 इससे पहले जब हम कभी सवालों में वो पड़े हुए मटेरियल की कॉस्ट ले रहे होते थे तो इतने का बेच सकते हैं, यही परचेज प्राइस होती थी। डिफरेंट भी हो सकती है। वैसे तो इसको भी लिया जा सकता है, लेकिन परचेज प्राइस कहाँ से उठाएं? टेबल से, क्योंकि टेबल गुजरे हुए साल का नहीं है, बजट ही है, तो उसमें सारी एक्सपेक्टेड परचेज प्राइसेस दी होंगी। उस टेबल से पता चल रहा है कि 50,000 किलो अगर 9.5 लाख के हों तो 1 किलो 19 रुपए। ये वाला 19 यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ 19 नहीं यूज करना, तो फिर टेबल वाला यूज करते हैं। तो एनआरवी तो नहीं है, जो नया खरीदना होता है उस पर एनआरवी लेते हैं। अरे भाई, मैं दोबारा करता हूँ बात। हमें 40,000 किलो चाहिए, स्टॉक में कितना पड़ा है? मैंने कहा था कि आगे जितनी बातें लिखी हैं वो इस पड़े हुए के बारे में लिखी हैं। पहले देखते हैं कि जो मजीद चाहिए उसका क्या करना है। तो जो मजीद चाहिए वो खरीदना पड़ेगा ना, कितने का मिलेगा वो ऊपर टेबल से पता चलेगा। वो ये पॉइंट 2 में लिखा वाला 19 नहीं है, क्योंकि ये तो सेल वैल्यू दी हुई है। तो जो ऊपर टेबल में वो तो हिस्टोरिकल वैल्यू है। नहीं, हिस्टोरिकल तब होती अगर ये कहा होता कि पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट है, इतने के खरीदे थे। ये बजट है, ये फ्यूचर ही की फिगर्स दी हुई हैं। तो इस फ्यूचर की फिगर से नजर आ रहा है कि 50,000 किलो 9.5 लाख रुपए का। जिनको 9.5 लाख ही नजर नहीं आ रहा, वो रुपीज इन थाउजेंड हैं, तो 950,000। तो 950,000 रुपीज के 50,000 केजी हैं, तो एक कितने का हुआ? ये वो 19 है जो मैं यहाँ इस्तेमाल करने लगा हूँ। मटेरियल जो चाहिए एडिशनल वाला, उन्नीस इंटू 15,000 किलो, 285,000। और वहाँ कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 5,000। $95,000। क्या हुआ? 30,000 किलो चाहिए ना, 25 पड़ा हुआ है, 5 और चाहिए। 40,000 किलो चाहिए, 25 पड़ा हुआ है, 15 और चाहिए। 50,000 क्या? कहाँ 50,000 है? हाँ, 5 ही है। क्या जी? हाँ हाँ, अगर ऊपर टेबल से ना निकलती या ऊपर टेबल ही ना दिया होता तो फिर हम मजबूरन 19 ले लेते। अदरवाइज ये 19 सेल वाली है। ये लिखा हुआ जो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको इतने का बेच सकते हैं, तो डिस्पोजल वैल्यू है। एडिशनल तो हमने खरीदना है मार्केट से। वही कह रहा हूं ना कि अगर ऊपर वाला डाटा ना होता तो मजबूरन फिर हम उस 19 को यूज कर लेते। एडिशनल मटेरियल ओके। अब रही बात वो जो 25,000 पड़ा हुआ उसका क्या करना है। अच्छा, इसके मैं 2 हल बताने लगा हूं। पहले दोनों हल बता दूं, उसके बाद एतराज करिएगा, क्योंकि एक हल में भी कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, दूसरे हल में भी एतराज हो सकता है। तो पहले मैं दोनों हल बता दूं, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपके सवाल लेता हूं। पहले मुझे पूरी बात समझाने दीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, इससे पहले जब सवाल किए और हम जब एक ही सॉल्यूशन कर रहे होते थे,
तो पड़ा हुआ मटेरियल जो इस जॉब पे यूज हो जाएगा उसकी हम रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते थे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी कि क्या क्या हल अवेलेबल है, अगर एक से ज्यादा हल अवेलेबल है तो यहां पर जो 25,000 पड़े हुआ मटेरियल है 25,000 किलो, उसके लिए एक हल ये था कि उसको हम NRV 17 पे बेच दें। 17 कैसे? जबरदस्त, 19 - 2 17, जबरदस्त, शाबाश। और दूसरा हल ये था कि इसको किसी और टाइप ऑफ मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर लें जो 18 का मिला करता है, तो उससे 18 रुपये बचते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ली जाए? 18। लेकिन ये 15,000 हैं बस जिनसे वो 18 वाला फ़ायदा लिया जा सकता है। तो उन 15,000 के ऊपर 18 और जो बाकी 10,000 हैं, तो ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 440,000। है जी? दोबारा सुन लें। जो 15,000 किलो पड़े हुए हैं हम उनको इस प्रपोजल पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो अगर पड़ा हुआ मटेरियल इस प्रपोजल पे इस्तेमाल होना हो तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए दो हल हों अगर, तो उनमें से जो बेहतर हल है वो लेते हैं। तो इस पड़े हुए मटेरियल के दो हल हैं। एक हल ये है कि इसको 19 रुपए किलो मार्केट में बेच सकते थे, 2 रुपए खर्च करने के बाद NRV 17 हो गई। और दूसरा हल ये था कि इसको किसी और फैक्ट्री में किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर लेते। उससे क्या फ़ायदा होता? वो किसी और मटेरियल के ख़रीदने के पैसे बच जाते 18। तो इस पड़े हुए 25,000 किलो से दो फ़ायदे ले सकते थे, एक 17 रुपए की NRV और एक 18 रुपए का वो कन्वर्जन वाला। नींद आ रही है? AC बंद कर दो। NRV 17 रुपए और किसी और मटेरियल के पैसे बचाते तो 18। तो किसको लें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 18 को। लेकिन ये 18 वाली गुंजाइश बस सिर्फ 15,000 किलो से फ़ायदा ले सकते थे। तो उस 15,000 किलो के लिए 18 और जो बाकी 10,000 हैं उसके लिए तो बस NRV ही बचती है 17। हाँ ना, उसी को यूज करेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं ना। अरे तभी तो यूज करनी होती है, यूज कर लिया नहीं है। अगर ये प्रपोजल चलाई तो वो 25,000 जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं फिर वो यूज करेंगे, तो उनकी जो कुर्बानी होगी वो रेलिवेंट कॉस्ट है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जो पड़ा हुआ है इसको बेच दें। बेच दें, क्यों ना बेचें? जो मटेरियल पड़ा है वो ना बेचें, वो भी किराए पे दे दें। हाँ तो बेचेंगे ना। बेच दें। क्या हुआ? हाँ जी, अगर फैक्ट्री बंद करके किराए पे दे देंगे तो मटेरियल उस 25,000 किलो का क्या करेंगे? बेच देंगे ना। क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब जो 15,000 किलो है वो दूसरे सेगमेंट में इस्तेमाल करवा के वहां से 18 का फायदा ले लेंगे और बाकी बेच देंगे। तो नहीं, बंद मतलब ताला नहीं लगा रहे, हम अपने ऑपरेशंस छोड़ के फैक्ट्री किराए पे दे रहे हैं, तो उस मटेरियल का क्या करें? हाँ तो बेचेंगे ना, तो बेचेंगे तो
ये लिखना नहीं है अभी, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, अभी लिखना नहीं है ये, बल्कि फेल का वर्ड नहीं मैं कहता, ये फायदा आएगा और ये फायदा आएगा। ये पड़ा हुआ है, नहीं यूज होगा तो वहां भेजेंगे तो आएगा ना 18 का फायदा। वो सिर्फ एक सेगमेंट की बात है। हाँ ये तो फायदा आएगा, तो आएगा ना फायदा। हाँ जी, तो 25,000 को फैक्ट्री, पूरा बिजनेस नहीं बंद हो रहा, ये एक सेगमेंट, एक फैक्ट्री बंद हो रही है, इनकी कोई और भी फैक्ट्रीज होंगी, वहां पर वो इस्तेमाल होना है। ये जो 18 रुपए वाली बात लिखी हुई है, कैन बी यूज इन अनदर सेगमेंट। ये 18 रुपए का फायदा किसी और सेगमेंट में इस्तेमाल होने से होना था, तो वो तो चलेगा ना। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, नहीं सही है, सही होता तो मैं ऐसे मुस्कुरा ना रहा होता। हाँ जी, तो फिर नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं समझ आई बात। दूसरा सेगमेंट है वो यही चीज नहीं ना बना रहा। नहीं, ये मटेरियल वहां होना है इस्तेमाल, 18 रुपए का आना है वहां उस सेगमेंट से फायदा। अच्छा, ये चीजें यहाँ एज अ कॉस्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर हम यूज कर लेंगे, अगर हमने कंटिन्यू कर लिया तो ये फायदा होना था, नहीं होगा, तो फिर रेंट इनकम को क्यों नहीं लॉस्ट दिखा रहे हैं? तो अब ये एज ऑप्शन नहीं रही। देखें मेरी बात सुने, अगर हम अभी शट डाउन करके किराए पे देते हैं तो फिर रेंट इनकम आएगी, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो नहीं आएगी, तो फिर यहाँ पर एज अ कॉस्ट दिखा दूं, क्यों नहीं? तो अब ये इस लाइन में नहीं कंपैरिजन हो रहा। अगर हम कंटिन्यू नहीं करते, एग्जिस्टिंग जो किराए पे दे देते हैं, तो एग्जिस्टिंग मटेरियल से ये फायदा उठा लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए लिखी जाती है कि जो फायदा उठाना था वो नहीं उठा सकेंगे। अब आप देखिए, अब एक चीज डबल कर दी मैंने, यहां पर मैं उसको एज अ फायदा लिखा रहा हूं, और यहां पर एज अ फायदा ना उठा पाना कॉस्ट दिखा रहा हूं, तो डबल कर दिया। ये ऐसे ही है कि मैं वहां पर रेंट इनकम दिखाऊं और वहां पर रेंट इनकम का ना आना एज अ कॉस्ट दिखाऊं, यहां सेल्स दिखाऊं और यहां पर सेल्स का ना हो पाना एज अ कॉस्ट दिखाऊं। यही काम किया 440 के साथ हमने। हम यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों दिखाते हैं कि एक फायदा होना था, इस ऑप्शन में रहते तो होता, इसमें नहीं होगा, इसलिए एज अ कॉस्ट दिखा रहे ना। तो फिर इस ऑप्शन में रेंट भी तो नहीं होगी ना, तो फिर उसको भी एज अ कॉस्ट दिखाएं। बात आई ना आई की नहीं है, बात यह है कि इन दोनों ऑप्शन में फर्क किस बात का है। इसमें रेंट इनकम होती है, इसमें नहीं होती है। अगर बाकी चीजें भी हों, मैं सिर्फ रेंट इनकम की बात कर रहा हूं, इग्नोरिंग बाकी चीजें, मैं सिर्फ रेंट इनकम की बात कर रहा हूं। यहां पर रेंट इनकम है, यहां नहीं है। कितनी रेंट इनकम है? तो मैं यहां 480 लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा। इधर टोटल में 480 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, दोनों में कितना फर्क आ जाएगा? तो 480 ही मेनली डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि 480 की बात है। इसी तरह से इस पड़े हुए मटेरियल से क्या बेनिफिट लिया जा सकता है? 4,40,000 का बेनिफिट लिया जा सकता है। अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं उसको इनफ्लो, यहां पर दिखा रहा हूं आउटफ्लो। अब जब एंड पे एंड टोटल कंपेयर करेंगे, 0 नहीं आएगा, 880 हो जाएगा।
इसका प्रॉफिट 440 से हमने बढ़ा हुआ शो कर दिया, उसका प्रॉफिट 440 से कम कर दिया, तो दोनों के प्रॉफिट्स में 880 का फर्क आ जाएगा। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुने जी, दोबारा कोशिश करता हूं। इन ऑप्शन में, बल्कि तीसरी ऑप्शन का चलो मैं भी साइड पे करता हूं, ये दो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ मटेरियल कितना फायदा दे सकता है? 440। अगर फैक्ट्री बंद करके किराए पे दे दी तो 440 का फायदा उठा सकेंगे, अगर कंटिन्यू की नहीं उठा सकेंगे। 440 का ही फर्क है ना दोनों में, कि 880 का फर्क है। पक्की बात है, किसी को और लगता है 880 का फर्क है, कसम से 440 का फर्क। मैं यहां पर 440 पॉजिटिव लिख रहा हूं, यहां पर जब प्रॉफिट टोटल निकलेगा 440 उसमें एडेड है, 440 यहां माइनस कर दिया। अब जो आंसर निकला उसमें 440 डिडक्टेड है। अगर यहां 440 ना लिखा होता, वहां लिखा होता, तो डिफरेंस 440 का होता। हमने वहां 440 लिखा और यहां नेगेटिव कर दिया, तो डबल कर दिया हमने। नेट होके जीरो कैसे हो जाएगा? इसका फर्ज करते हैं इस 440 के अलावा बाकी चीजें 1 मिलियन है, जो वहां भी 1 है यहां भी 1 है, 1 मिलियन। इसका टोटल आ गया और इसका टोटल आ गया ऊपर लेट से मैंने कहा 1 मिलियन, तो 440 माइनस करने की वजह से ये 560 बन गया। अब दोनों ऑप्शंस के प्रॉफिट्स में फर्क उस 440 की वजह से ही है, लेकिन अब आप डिफरेंस देखें तो वो 880 हो गया, नेट नहीं हो गया, डबल हो गया। तो जब हम मुख्तलिफ ऑप्शंस कंपेयर कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन में जो काम अवेलेबल होता है और दूसरे में वो नहीं होता है, तो जिसमें अवेलेबल है उसमें लिख लें, जिसमें नहीं है उसमें ना लिखें। जब एंड टोटल कंपेयर करेंगे तो वो फर्क वहां पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहां 480 था यहां लिखा, ये एक अलग बहस है कि नहीं सर ये तो भी होना था। बात यह है कि दोनों ऑप्शन में 480 के रेंट का फर्क है। अगर मैं यहां 480 लिखूं और यहां ना लिखूं तो दोनों के टोटल में 480 का डिफरेंस होगा, लेकिन मैं 480 लिखूं और वहां नेगेटिव कर दूं 480, तो ये 960 का फर्क हो जाएगा। जबकि इस पड़े हुए मटेरियल का वजन बस 4,40,000 रुपए का है, हम ऐसा करने से उसको 8,80,000 बना रहे हैं। अब इसके दो हल हैं, चाहे आप ये हल कर लें कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लें और फिर वहां कुछ ना लिखें, या फिर यहां लिख लें और वहां कुछ ना लिखें। चार दोनों जो आपको ठीक लग रहे हैं। मुझे तो ये है कि सुस्ती के मारे होते हैं सारे, तो एक दफा लिखना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 2 दफा लिखें। अच्छा, जिन्होंने इसको ऐसे लिखना है वो ऐसे लिखें, फिर ये लाइन ना लिखना, और जिन्होंने ये लाइन लिखनी है वो ये 2 लाइनें ना लिखना। सिंपल सी बात कर रहा हूं, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। और फिर अकॉर्डिंगली जो टोटल करना अपने पास वो उसके मुताबिक ही करना। अब हो गया ये पूरा। आप चाहें तो उसको एज अ कॉस्ट वहां लिखें दोनों में, फिर यहां नहीं लिखना, या फिर यहां पर एज अ बेनिफिट लिखें और वहां पर कोई कॉस्ट नहीं लिखें। हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो हम सबको कंपेयर करके फैसला करने वाले हैं, किसी 2 को कंपेयर करके नहीं फैसला करने वाले। अगर सिर्फ इन 2 को कंपेयर करना होता तो फिर 440 ना लिखते।
हैं जी? क्यों आएगा भाई? अभी तो समझाया क्यों आएगा, बताएं क्यों आएगा? हमने तीनों को देख के फैसला करना है कि कोई से दो को देख के फैसला करना है? तीनों को देख के फैसला करना है। तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग से फायदा लेना था वो नहीं ले सकेंगे, अभी बंद कर देंगे तो जो फायदा लेना है वो ले लेंगे। तो अभी बंद करने में फायदा लिख लिया क्योंकि इसमें फायदा आ रहा है, वहां नहीं आ रहा तो नहीं लिख रहे। अगर आपने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखना है तो फिर आप यहां लिखें जरूर 440 नेगेटिव, 440 नेगेटिव, लेकिन फिर ये लाइन नहीं लिखनी 440। सुबह वाले सेक्शन में मैं एक टॉपिक पढ़ाना था वो नहीं पढ़ा पाया था। मैंने कहा था शाम वाले ना वो ज़्यादा काबिल बच्चे हैं तो उनको मैं अब तो पढ़ा ही लूँगा, तो आप ना वो आखिरी 15 मिनट की वीडियो यूट्यूब वाली देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है वो भी नहीं पूरा हो पाना जो सुबह मैंने करा दिया था है। ये यूट्यूब पे जाएगा ना सुबह सेक्शन वाले। कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा। आप तो यही मुझे देख रहे हैं ना। पॉइंट 2 डन। नहीं पहुंच जाएंगे, वो नया टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई नहीं। पॉइंट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाना पड़ेगा जो कि मिलेगा 24 रुपये पर यूनिट, और साथ हमें ट्रेनिंग के भी 40,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो एक हमें वेजेस देनी पड़ेंगी 24 रुपये इंटू 40,000 960, और एक हमें ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा 40,000। चौबीस इंटू 30,000 720,000, और बाकी ट्रेनिंग। अच्छा ये दोनों में कॉमन है तो रहने दे, तीसरे में तो नहीं है ना। सारी ऑप्शंस जितनी सवाल में हो रही हैं उनमें अगर कोई चीज कॉमन हुई तो हाँ वो इररिलेवेंट है, छोड़ दें। किसी दो में कॉमन लेके नहीं छोड़नी चीजें। जितनी ऑप्शन सवाल में प्रेजेंट कर रहे हैं अगर सब में कोई चीज कॉमन है तो वो इररिलेवेंट है। पॉइंट नंबर 4 वेरिएबल ओवरहेड्स 20% ज्यादा होगा। किससे ज्यादा? जो अभी इस वक्त है। तो आप बजट से देखें तो एक यूनिट के लिए 10 रुपए की वेरिएबल ओवरहेड है। क्योंकि 50,000 यूनिट्स का बजट है, 5 लाख रुपए वेरिएबल ओवरहेड दें तो एक का हो गया 10 रुपए, तो अब वो होगा 12 रुपए। ये क्या हो रहा है वाले दोबारा सुन ले। जो बजट दिया हुआ है उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं और वो है 50,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट का कितना हुआ? 10 रुपए। और पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स 10 की बजाय 12 होंगे।
ये नहीं लिखा, 20% ज़्यादा होंगे तो 10 से 20% ज़्यादा 12, शाबाश ज़बरदस्त 12 कितना जी 4,80,000 और यहाँ पर होंगे 12 रुपये इंटू 30,000 3,60,000। पॉइंट नंबर 5, यहाँ तक पहुंचे जल्दी, फिर 5 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 5, जो ऊपर बजट में फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं उनके बारे में कहा है कि इनमें डेप्रिसिएशन है एग्जिस्टिंग मशीन्स की, तो ये कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं होती, और उसके अलावा कुछ और अपॉर्शनमेंट्स हैं ऑफ जनरल ओवरहेड्स, और अपॉर्शनमेंट भी आपको कहा था कि रेलिवेंट चीज़ नहीं होती। जनरल ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट की मिसाल ऐसे समझ लें कि एक बिजनेस के अगर 5-10 सेगमेंट्स हैं तो उन सेगमेंट्स के जो अपने खर्चे होंगे वो तो उसके अपने खर्चे होंगे, लेकिन कुछ इस बिजनेस के कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, कोई हेड ऑफिस होगा, कुछ वो खर्चे भी होंगे, तो वो भी फिर सेगमेंट्स में बांटे जाएंगे। ये है वो अपॉर्शन। तो अगर ये सेगमेंट बंद कर दिया तो वो हेड ऑफिस के खर्चे खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो ये अपॉर्शन्ड ओवरहेड्स इसलिए रेलिवेंट नहीं हुआ करते। अपॉर्शन्ड कॉस्ट इसलिए रेलिवेंट नहीं होती, पहले भी बताया था कि ये बिजनेस के वैसे भी कुछ कॉमन खर्चे हैं जो होंगे। इनको पहले कुछ प्रोडक्ट्स कुछ फैक्ट्रीज में बांटते थे, अब अगर कोई फैक्ट्री को प्रोडक्ट बंद हो भी जाएगा तो वो खर्चे तो होने ही होने, तो इसलिए जो अपॉर्शन्ड खर्चे हैं वो रेलिवेंट नहीं हुआ करते। तो ये जो दूसरा बुलेट पॉइंट है ये भी रेलिवेंट नहीं है, और पहले बुलेट पॉइंट में डेप्रिसिएशन है ये भी रेलिवेंट नहीं है। लेकिन पहले बुलेट पॉइंट से हमें एक चीज पता चल रही है कि अगर हम प्लांट फैक्ट्री अभी खाली करके किराए पे दे दें तो प्लांट को बेच देंगे 8। असल में डेप्रिसिएशन ना होना, हमने प्लांट बेचना इनफ्लो दिखा दिया ना। अब जब प्लांट को बेचना ही इनफ्लो दिखा दिया तो फिर डेप्रिसिएशन का ना होना को दोबारा सेविंग थोड़ी दिखाएंगे। देखिए फैक्ट्री अभी हम किराए पे दे देंगे तो प्लांट अभी खत्म कर देंगे, तो खत्म करेंगे तो सेल हो जाएगा, ये वो सेल इनफ्लो आ गया। यहां पर भी हम सेल करेंगे लेकिन साल बाद करेंगे और इतने का नहीं करेंगे। नहीं, डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही है। देखें हम इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, इसको बेच रहे हैं। इस सूरत में अभी बिक जाएगा। पुराने एसेट्स की डेप्रिसिएशन नहीं होती है रेलिवेंट, पुराने एसेट्स की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती है। अगर अभी फैक्ट्री बंद करके किराए पे दे देंगे तो प्लांट अभी भेज देंगे ना, ये वो इनफ्लो आ गया। इस सूरत में साल बाद बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू हो जानी है डाउन, 5 रुपए पर यूनिट इसकी वैल्यू गिर जानी है। तो 8/30 में से 5 × 30,000, तो अब ये साल बाद 6
80 का बिका, लॉस निकाल के वो इसमें और यहाँ पर बेचेंगे 630 यहाँ पर बिकेगा 830 माइनस 5 इंटू 40 630 का। जी एक मिनट। सेल ऑफ प्लांट अगर इस सूरत में हुआ तो अभी इतने का बेच देंगे, अगर इस सूरत में हुआ तो फिर साल बाद इतने का बेचेंगे। डेप्रिसिएशन रेलिवेंट चीज नहीं होती है, एग्जिस्टिंग की तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो हम अगर प्लांट बेच रहे हैं तो हाँ तीनों में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें जो जो वैल्यू थी वो लिख ली। इस एक लाइन की जगह अगर कोई और बेहतर समझे, ये लाइन ना लिखें, इसकी जगह एक लाइन लिखी जा सकती है फॉल इन वैल्यू। अगर अभी ये बंद कर दी फैक्ट्री तो प्लांट बिक जाएगा, कोई वैल्यू लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर गए तो 1.5 लाख रुपए वैल्यू लॉस होगा, 2 लाख रुपए वैल्यू लॉस होगा। तो फिर या तो यहां पर तीनों में सेल ऑफ प्लांट की लाइन लिखें, या फिर सेल ऑफ प्लांट की लाइन ना लिखें, यहां कुछ ना लिखें, यहां पर फॉल इन वैल्यू 1.5 लाख या फॉल इन वैल्यू 2 लाख, दोनों बातें ठीक है। और लास्ट 40%। एडमिन सेलिंग ओवरहेड जो बजट में आ रहे हैं उनमें से 40% वेरिएबल है। ऊपर बजट में एडमिन सेलिंग कितने आ रहे हैं? 5 लाख। वेरिएबल कितने हैं? 40% कितने? 2 लाख। पर यूनिट कितना हुआ क्योंकि वेरिएबल है? 4 रुपए। ऊपर बजट में आपको जो एडमिन सेलिंग दी है ना, इनमें से 40% वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो फिर वो अब होंगे ना वेरिएबल है तो। और 5 लाख में से 40% करेंगे 2 लाख, और 2 लाख रुपए 50,000 यूनिट्स के लिए है, तो 1 यूनिट के लिए हो गया 4 रुपए। तो इस ऑप्शन में वो 4 रुपए इंटू 40,000, और इस ऑप्शन में 4 रुपए इंटू 30,000 कितने? 120। 2305। तो उसका कंक्लूजन ये है कि हमें करंट सेल प्राइस से ही 1 साल कंटिन्यू करना चाहिए, ये कंक्लूजन है इसका। जी अच्छा, जब आपको एक सवाल आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि डाटा मिक्स हो गया है, तो एक तो ये कि आप ये समझते हैं कि सवाल एक दफ़ा पढ़ के याद हो जाएगा। बेटा नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर कर लें कि आप सवाल को एक बार जब पढ़ लें, उससे थोड़ा सा आइडिया बस इतना होगा कि ऑप्शंस हैं या क्या है, तो उसमें आप हर ऑप्शन से रिलेटेड जो जो चीज़ें लग रही हैं उनको कुछ हाईलाइट कर लें। या ऑप्शंस की बात नहीं चले, मटेरियल की बात है, तो मटेरियल से नीचे जहाँ जहाँ मटेरियल के बारे में बातें लिखी हैं उस पॉइंट को हाईलाइट कर लें, को स्टार बना दें, को डॉट बना दें, को सर्कल बना दें। लेबर की जहाँ जहाँ बातें लिखी हैं उसको कोई और निशानी लगा दें। ओवरहेड की बातें जहाँ जहाँ लिखी हैं उनको कोई और निशानी लगा दें। आपने इस वक्त सिर्फ मार्किंग कर ली कि क्या कहाँ कहाँ मौजूद है। फिर सवाल जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप यकीनन सारा सवाल दोबारा ही पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा गौर कर रहे होंगे मटेरियल की जहाँ जहाँ बातें लिखी हुई हैं। फिर जब लेबर सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आप वहाँ ज़्यादा गौर कर रहे होंगे जहाँ जहाँ लेबर मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से 2-3 दफ़ा पढ़ के ही कहीं डाटा हैंडल होता है, पहली दफ़ा पढ़ के नहीं याद रहता है डाटा। तो वो डाटा जो है वो मार्क करना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कॉपीज़ अंदाजे से कराई थी और मुझे उम्मीद है कि कम रह गई हैं, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो कॉपी ना रखे, बेहतर है। ये आज के सवाल का होमवर्क है या होमवर्क वाले सवाल का सलूशन है।
और एक पेज रखना, एक पेज। क्वेश्चन नंबर और कोई कुर्बानी की नियत से छोड़ना चाहे कि पहले सबको पूरा हो जाए फिर देखेंगे तो वो भी अजर व सवाब हासिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 20, ये उसका सोल्यूशन है। एक थोड़ी सी बात पे इख्तलाफ है मुझे आईके सोल्यूशन से, इसलिए अपना सोल्यूशन दिया हुआ है। ये आप करके आएंगे तो डिस्कस होगा, नहीं करके आएंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन 4 ऑटम 20, ये नोट करें तो फिर मैंने आपको एक अगले डिसीजन का कॉन्सेप्ट समझाना है अभी। इनफ्लो, हाँ किसको नहीं, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ इनफ्लो तो आना है ना। नहीं, ये लिखें और 830 एज ए नेगेटिव लिखें। हाँ ठीक है, यानी 630 पॉजिटिव 830 नेगेटिव, 680 पॉजिटिव 830 नेगेटिव, और वहाँ कुछ नहीं। ठीक है जी नेगेटिव है। ₹4 कैसे आया? ऊपर बजट में देखें, टोटल एडमिन सेलिंग कितने, 40% उसमें से वेरिएबल है, 2 लाख आ गया। ये 50,000 यूनिट्स का है, एक का कितना? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। हाँ जी अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एग्जाम क्वेश्चन कल कराऊंगा। ये टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स्ड विद डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग है जी, समझ नहीं आई? हाँ समझ नहीं आई बात? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, इसकी मिसाल समझ लें, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अच्छा, मैंने मिसाल में जॉइंट प्रोडक्ट रख रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमेशा ये जॉइंट प्रोडक्ट ही होंगे। मिसाल में जॉइंट प्रोडक्ट रख रहा हूं।
इस लाल वाले को फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कहते हैं। लाल वाला डिसीजन ये करना है कि प्रोडक्ट बी अभी बेच दें 190 का, या इसको बी प्लस बना के 245 का बेचें। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ये है कि जो अभी हम 190 का बेचा करते हैं इसको फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, इनको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस कहते हैं। हाँ जी, शॉर्मा वगैरह सब बना के प्रोडक्ट बी अभी 190 का बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके फिर 245 का बेचें, इसको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कहते हैं। कैसे सॉल्व करना चाहिए? अभी बेचते हैं तो क्या होगा और फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर कर लें। इस कंपैरिजन को करते हुए नीला वाला डाटा रेलिवेंट है, ये लाल डब्बे में आ गया तो ये है, बाकी नीले वाले की बात कर। क्यों? क्योंकि जब यहां पर खड़े हैं कि अब इस 3 का क्या करना है, तो ये तो उससे पहले का खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, बी बनेगा, फिर बी बनने के बाद हमने डिसीजन करना है कि इसको अभी बेचें या फर्दर प्रोसेस करें। तो जिस डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, जो उससे पहले हो चुका हुआ करेगा वो इररिलेवेंट। तो इसको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कहते हैं। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 190 का बिकता है, 190 की बजाय 245 का बिकेगा, एक्स्ट्रा क्या होगा? 190 और
जो फर्क है, यानी 55 रुपए, 55, 190 का तो बिक ही जाना था। फर्दर प्रोसेसिंग से क्या होगा, 55 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 55 के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है माइनस जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, अगर पॉजिटिव हुआ तो कर लें फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन इस तरह करने में गलती का चांस ये है, जो कि अभी ही होने लगा है, 3000 किलो से 3000 किलो नहीं बनने लगे, 2500 किलो बनने लगे। तो इसलिए 190 और 245 के कंपैरिजन की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि हम दो ऑप्शंस अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर 3000 किलो से आगे 3000 किलो ही बनने होते तो फिर ठीक है, 245 को 190 से कंपेयर करें, 8 को 5 से कंपेयर करें, और जो 20 रुपए ऊपर लग रहा है, 20 रुपए कौन सा, 20 रुपए लग रहा है ना, तो जो इंक्रीमेंटल मिल रहा है माइनस जो इंक्रीमेंटल खर्च हो रहा है, उसका नेट अगर पॉजिटिव है तो फर्दर प्रोसेस कर लें। ये हो सकता था अगर किलोज बराबर हो, अगर किलोज बराबर हो तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, 5 और 8 3 रुपए, क्योंकि 5 तो होना ही होना था। दोबारा सुनिए, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ऐसे भी कर सकते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सेल नाउ ऑप्शन, अच्छा इसी सवाल को अगर मैं डेटा लूं तो अगर सेल नाउ करते हैं तो सेल हो जाएगी कितनी, 190 इंटू 3000, बल्कि 190 क्या सीधा से 185 ही ले लेते, 555। और अगर फर्दर प्रोसेसिंग पे जाते हैं तो एक तो सेल में आ जाएगा 200, 245 और 8 59, और जो फर्दर कॉस्ट आएंगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो आएंगी 32500। तो क्या करें, सेल नाउ बेहतर है। बस ये होता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। क्या बात, अच्छा इसका कंक्लूजन ये है कि सेल नाउ करना बेहतर है, क्योंकि उससे में ज्यादा मिलेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं आप, इस तरीके की जगह से क्यों कर रहा हूँ ये कह रहे, तो उसमें कवर हो गया ना, मुझे बात नहीं समझ आई, सवाल समझ नहीं आया मुझे आपका। अगर हम इसको 3000 से करते तो नहीं, 3000 बने नहीं रहे ना, इससे बनेंगे ही 2500, 500 किलो ज़ाया हो जाया करेगा। हाँ नॉर्मल, इससे बना ही 2500 करेंगे। चलें इसमें ये बात भी लिख देता हूँ, कितना हुआ वो
कितने % हुआ या कोई नहीं, चलो खैर है खैर। किसकी लॉस की कॉस्ट, वो कौन सी? बस कन्वर्जन में इस पे जो खर्चा है वो है, सेल कम आ रही है, लॉस की कौन सी अलग से कॉस्ट होती है? तो उस पे खर्चा हो गया ना, सेल कम हो गई, सेल जो कम हो गई नहीं, अगर मैं इसको 270 कर दूं तो ज्यादा आ जाएगा। तो मैंने सेल 2500 के लिए है ना, इस सूरत में 3000 किलो बिकेंगे, इस सूरत में 2500 किलो बिकेंगे, तो मैंने अकॉर्डिंगली 3000 किलो और 2500 किलो की सेल ले ली। अच्छा, जिनको लग रहा है कि 500 जो जाया हुए वो किधर गए, वो इधर गए ना। सुबह वालों को मैंने 15 मिनट कहा था, 15 मिनट ही हुए हैं। क्या मैं सुबह बता के आया हूँ? चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।